नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सहकार से समृद्धि। साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य अब हम सभी के सामने है। साथ ही इस अमृत काल में प्रधानमंत्री मोदी का पंच प्राण का आह्वान, देश के विकास की कहानी में हम सभी को अपने स्वयं के स्तर पर कुछ न कुछ योगदान करना है। और देश में समावेशी विकास तब तक संभव नहीं जब तक देश के गाँव, देश के किसान सशक्त नहीं हो जाते। देश में किसानों की आमदनी बढ़े, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लिए सहकारिता को देश के ग्रामीण इलाकों के विकास का एक नया मॉडल बनाने की दिशा में हाल ही में कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं और इस नए मॉडल का मूल मंत्र है सहकार से समृद्धि। आज इस कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं और देश में काम कर रही प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां यानी पैक्स पर। मैं हूं अजय मिश्र और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस बहुत ही विशेष प्रोग्राम में। बीते 10 सालों में केंद्र सरकार की नीतियों के मूल में है सबका साथ, सबका विकास, और इसी मूल मंत्र का एक सशक्त उदाहरण है देश में सहकारिता से समृद्धि को बढ़ावा देना। देश में करीब 8 लाख सहकारी संस्थाएं हैं जिसमें 29 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। इनमें से 1 लाख के करीब हैं प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां यानी पैक्स। इन पैक्स को सशक्त बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और भविष्य की तैयारियां क्या हैं, आइए इस पर देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। जुलाई 2021 में शुरू किए गए सहकारिता मंत्रालय का उद्देश्य सहकार से समृद्धि की दृष्टि को साकार करते हुए देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को और गहरा करना है। देश के विकास में सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना और उपयुक्त नीतियों और संस्थागत निर्माण पर भी सरकार का फोकस है। देश में करीब 8 लाख सहकारी संस्थाएं हैं। इनमें से 1 लाख के करीब हैं प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां यानी पैक्स। ये समितियां किसानों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन की सुविधा देती हैं और किसानों के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाकर उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी करने में मदद करती हैं। इन समितियों के कार्यकलापों में विविधता लाकर इन्हें सशक्त और जीवंत आर्थिक इकाइयां बनाने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। ये पैक्स पीएम जन औषधि केंद्र, ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं का रखरखाव और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, एलपीजी वितरक, पेट्रोल डीजल पंप आदि के रूप में काम करने का पात्र बन चुके हैं। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि, इसके लिए मैं आप सभी की भूमिका, सहकारी संस्थाओं की भूमिका का महत्व बहुत ज्यादा है, इस बात को समझता हूं। इसलिए आप सभी से मेरी अपेक्षा भी कुछ ज्यादा है। आज प्राकृतिक खेती पर हम बहुत बल दे रहे हैं, इसमें भी कोऑपरेटिव बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अन्नदाता को ऊर्जादाता और अन्नदाता को उर्वरक दाता बनाने में भी कोऑपरेटिव की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर कोऑपरेटिव उसमें हाथ लगा दें, एकदम तेजी से परिणाम आ जाएगा। पैक्स को सशक्त करने के लिए हाल ही में शुरू की गई 29 करोड़ से अधिक की सदस्यता वाली 8 लाख से अधिक सहकारी समितियों का एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल बनाया गया है। ये डेटाबेस केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सहकारी समितियों के बीच प्रभावशाली संवाद के लिए महत्वपूर्ण साधन है। केंद्र सरकार ने पैक्स के कंप्यूटरीकरण के लिए 2516 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। मंत्रालय जनवरी 2025 तक देश के सभी पैक्स के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पूरी कर लेगा। 2 लाख नए बहुउद्देशीय पैक्स बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है ताकि देश के सभी इलाकों को सहकारी समितियों से कवर किया जा सके। मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों में 2 लाख नए पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां बनाने और इन्हें सशक्तिकरण करने का लक्ष्य रखा है। पैक्स के डिजिटलीकरण से उन्हें राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ने पर भी फोकस है। 21 नवंबर 2024 तक 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 40,000 से ज्यादा पैक्स को ईआरपी सॉफ्टवेयर पर शामिल किया गया है। इनमें से लगभग 32,000 पैक्स लाइव हो चुके हैं और 56,000 पैक्स को डिजिटलीकरण के लिए हार्डवेयर प्राप्त हुआ है। जिन सिद्धांतों के आधार पर इन समितियों का संचालन किया जाता है उनमें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के पालन के साथ साथ सदस्यों के प्रशिक्षण, सहकारिता समितियों के बीच सहयोग और पूरे समाज के लिए विकास की सोच शामिल है। इन सहकारी समितियों का उद्देश्य है सहकार से समृद्धि, जो प्रधानमंत्री के अमृतकाल में पंच प्राण के आह्वान पर आधारित है। नए मंत्रालय के जरिए कोशिश है कि देश में काम कर रहे सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाए और कई राज्यों में काम कर रही बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को बढ़ावा मिले। इसके लिए हर गांव को सहकारिता के साथ जोड़ने की प्रक्रिया पर काम जारी है। सहकारी व्यवस्था को मजबूत बनाने और बदलते वैश्विक परिदृश्य के साथ कदम ताल करने के लिए इन पैक्स का आधुनिकीकरण
कंप्यूटरीकरण, प्रतिस्पर्धी सहकारी समितियों का निर्माण, इस पर जोर दिया जा रहा है। और इस सभी का लक्ष्य एक ही है कि सहकार से समृद्धि के मंत्र के जरिए हर गांव को सशक्त बनाया जाए और हर वंचित तक विकास की धारा पहुंच सके। अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो चलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ बहुत ही खास सम्मेलन है कुमार रामकृष्ण जी, जो कि डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन में, मेरे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। साथ ही नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर हैं मिस्टर संजय गुप्ता, मेरे दाईं तरफ बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। और डेप्यूटी डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन सुचेता शर्मा जी भी हैं, आपका भी शुक्रिया वक्त निकालने के लिए इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले कुमार रामकृष्ण जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। ये जो नया मंत्रालय बनाया गया 2021 में, इसका मुख्य फोकस, उसके बाद क्या बदलाव है, क्योंकि सहकारी आंदोलन तो बहुत पुराना है, इसमें ऐसा हम नया क्या कर रहे हैं और इस बड़े फोकस की पीछे की वजह क्या है? जी, सहकारिता जो विषय है वो हमारे भारत की जो संस्कृति है उसका हिस्सा है, ये हमारा संस्कार रहा है। और पिछले 100 साल से भी अधिक समय से सहकारी संस्थाएं कार्यरत हैं जो संगठित क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। लेकिन इस पूरे सहकारी आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 6 जुलाई 2021 को अपना नेतृत्व प्रदान किया और इस मंत्रालय का गठन किया। अब इस मंत्रालय को और आगे ले जाने का काम इसकी अपने अथक प्रयासों से माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने किया है। और उन्होंने पहचाना कि किस प्रकार से इस आंदोलन को मजबूत किया जाए। तो जो सबसे नीचे के लेवल के जो संगठन हैं, आर्थिक संगठन जिनको हम पैक्स कहते हैं, उन पैक्स को उन्होंने कहा कि इसको सबसे मजबूत आर्थिक संस्था हम बनाएंगे और विश्व स्तर तक अगर हम अपने पैक्स को पहुंचा सके, उसके उत्पादों को पहुंचा सके, इसके लिए उन्होंने जो है कई प्रयास किए हैं। और ये जो नया मंत्रालय हमारा बना, इसकी एक शक्ति के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आज लगभग 8 लाख सहकारी समितियाँ हैं देश में, 1 लाख तो पैक्स हैं। पैक्स के बारे में आपको मैं आगे बताऊँगा। और इन 8 लाख सहकारी संस्थाओं से 29 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। भारत की लगभग जो हमारी आबादी है उसका 1/4 हिस्सा इसके सदस्य के रूप में सहकारी समितियों से जुड़े हुए हैं। और हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, अभी आर्थिक तंत्र है, उसमें भी लगभग 10% से अधिक सहकारी क्षेत्र का योगदान है। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसको। लेकिन जो पैक्स जिस पर हम चर्चा करें उनकी बात की जाए, वो है क्या? बहुत सारे लोग समझते नहीं होंगे। जी, पैक्स जो है वो हमारे किसान तो समझते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले समझते हैं, लेकिन जो युवा वर्ग हैं, जो आज का हमारा क्षेत्र है, वो नहीं समझ पाता है। तो पैक्स को प्राथमिक एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ कहा जाता है, प्राथमिक साख समितियाँ। और ये जो साख समितियाँ हैं ये काफ़ी समय से कार्य कर रही है। भारत में अनेकों राज्य में, अधिकतर राज्यों में त्रिस्तरीय संरचना है। पैक्स जो है वो सबसे नीचे स्तर पर है, मध्यम स्तर पर जिला सहकारी बैंक है, राज्य पे राज्य सहकारी बैंक है और नाबार्ड सबसे ऊपर बैठ के इनकी सहायता करता है। तो जो पैक्स हैं ये मुख्य रूप से क्रेडिट का काम करती थी। अगर हमें कृषि करनी है, कृषि करने के लिए हमें छोटा सा ऋण चाहिए, 6 महीने का अल्प अवधि का ऋण चाहिए। तो ये जो अल्प अवधि का ऋण है ये आपस में मिल करके इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, खुद की कैपिटल जुड़ाए, वो उन्होंने डीसीसीबी के सदस्य बने जो जिला सहकारी बैंक है, और तब मिल करके इन्होंने जो है इस माध्यम से इस आवश्यकता की पूर्ति का कार्य करते आ रहे थे। लेकिन अब इस पैक्स को अगर हमें बहुत आगे लेके जाना है तो हम केवल इसे जो साख का कार्य है, जो ऋण का काम है, वहीं तक केंद्रित नहीं रख सकते। बिल्कुल, इसे हमें और आगे लेके जाना है। और इसके लिए माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने कहा कि हमें एक मॉडल बाईलॉ लेके आना है। और ये जो मॉडल बाईलॉ है ये हमने बनाया, राज्यों को परिचालित किया। चूँकि राज्य का विषय है, आपको ज्ञात है कि ये हमारी जो राज्य की सूची है उसके 32 के स्थान पे आता है ये। तो राज्य ने इसमें हम बहुत समन्वय किया, उन्होंने इसको स्वीकार किया और अब लगभग ये जो बहुउद्देशीय पैक्स हैं, जो मॉडल इन्होंने बाईलॉज अपना लिए, तो 25 से अधिक गतिविधियां कर सकते हैं। और ये अनेकों गतिविधियां हो गई। अब जो है केवल आप क्रेडिट ही नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। आप फूलों की खेती करिए, आप बी फार्मिंग करिए, आप डेयरी का भी काम कर सकते हैं, आप फिशरी का भी काम कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल चला सकते हैं, स्कूल चला सकते हैं। आप एक जो हमारे समय में, अंग्रेजों के समय में हमारा गांव था कि वो एक सेल्फ सफिशिएंट विलेज है, जिसको आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने उस पर टारगेट किया था। उस सेल्फ सफिशिएंट विलेज को फिर से जागृत करने का कार्य जो है हमारे सहकारिता मंत्री जी ने
उनके आंदोलन के तहत करवाया है। बिल्कुल एक सही भूमिका बांधी आपने इस पूरे प्रोग्राम की कि किस तरह से अब पैक्स पहले केवल ऋण देने का कार्य कर रहे थे और कैसे उनको विस्तार दिया गया। और नाबार्ड का आपने नाम लिया तो नाबार्ड से ही चीफ जनरल मैनेजर साहब हैं संजय कुमार गुप्ता जी। संजय जी, कितनी बड़ी भूमिका है नाबार्ड की इन सभी पैक्स को कंप्यूटराइज करने की, उनका आधुनिकीकरण की, और उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, कैसे आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस बड़े प्रोजेक्ट को? जी, ये वाकई बहुत बड़ी परियोजना है और ये पैक्स के लिए और कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए जो योजनाएं आई हैं उनमें ये बहुत ही विशेष स्थान रखता है। मैं पैक्स के बारे में ये बताना चाहूँगा कि पैक्स ग्राम स्तर की संस्थाएं हैं, पंचायत स्तर की संस्थाएं हैं और ये वो संस्थाएं हैं जिससे छोटा और जो है सीमांत किसान वो जो है पैक्स से जुड़ता है और उसकी सारी आवश्यकताएं जो है खेती से संबंधित, चाहे वो खाद की हो, बीज की हो, दूसरी और आवश्यकताएं वो पैक्स के माध्यम से पूरी होती हैं। और ये पैक्स पुरानी संस्थाएं हैं, जब ये जो मॉडर्न एज की संस्थाएं हैं जो गांव में उनका पहुंच नहीं था तब से ये पैक्स थे और पैक्स ही उनके एकमात्र ऐसी संस्था थी जिनसे कि ग्रामीण लोगों को, किसानों को सेवा और सुविधा मिलती थी। और पैक्स के बारे में खास बात यह है कि बैंक ब्रांचेज कालांतर में आए और जगह जगह उनकी शाखाएं खुली, लेकिन शाखाएं ऐसी है कि जो वो सुविधा और जो काम वो कर सकते हैं किसानों के लिए वो सारा काम पैक्स कर सकता है, लेकिन जो पैक्स कर सकता है तमाम तरह की दूसरी सर्विसेज वो कोई भी बैंक की ब्रांच नहीं कर सकती। और यही एक मूल भावना है। और दूसरी बात यह है कि जो है पैक्स में जो पैसा है वो उसका मालिकाना हक, जो स्वामित्व है वो किसानों के ही पास है। अगर पैक्स सुदृढ़ होता है तो ये किसानों की संस्था है, ग्रामीण लोगों की संस्था है, गरीब लोगों की संस्था है, तो ये उनके ही पैसे जो है वो प्रॉफिट कमाएगा पैक्स और प्रॉफिट और सुदृढ़ होकर काम करेगा। तो ये पैसा वापस डिविडेंड के रूप में और शेयर कैपिटल में जो भी उनकी वैल्यू ग्रोथ होगी वो ये वापस किसानों के पास जाएगा। तो ये जो सामुदायिक ग्रामीण संस्थाएं हैं उसका मालिकाना हक गांव के लोगों को ही है। इस तरह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको सुदृढ़ होना आवश्यक है और इनको प्रतिस्पर्धा में भी लाना है कि ये मॉडर्न एज की जितनी कैपेबिलिटीज़ है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, वो सब भी ये प्राप्त करके और प्रतिस्पर्धा में आगे आकर और दूसरे संस्थाओं को, दूसरी टाइप की जो संस्थाएं हैं, दूसरी कैटेगरी की, उनको टक्कर दें। इस सोच के साथ में नाबार्ड अपने जो है स्थापना के बाद से ही कोऑपरेटिव नाबार्ड के मैंडेट का जो भारत सरकार ने नाबार्ड को सौंपा है, जो विश्वास और जो कार्य सौंपे हैं, उनमें कोऑपरेटिव का उत्थान एक बहुत ही बड़ा विशेष स्थान है और बहुत महत्वपूर्ण ये हमारी जिम्मेदारी है। और उसके लिए नाबार्ड जो है पैक्स की और इंटायर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर की उनकी जितनी आवश्यकता है, जैसे उनको जो है लेंडिंग के लिए लोन कंसेशनल रेट पे उपलब्ध कराने के लिए कंसेशनल दर पे नाबार्ड रिफाइनेंस देता है। नाबार्ड के पास में दो ऐसे फंड हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। एक है कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड यानी सहकारी विकास निधि और दूसरा है फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन फंड। इन दोनों फंडों से नाबार्ड जो है कोऑपरेटिव बैंक में इन कोऑपरेटिव बैंक का पैक्स को साथ में लेते हुए कैसे इनका बिजनेस डेवलपमेंट हो और कैसे ग्रामीण लोगों की आवश्यकता के अनुरूप नए नए प्रोडक्ट जो है ये सहकारी बैंक बना सकें और कोऑपरेटिव पैक्स के माध्यम से इसको लागू कर सकें, उनके लिए उनको जो भी प्रोफेशनल कंसल्टेंसी और दूसरी तमाम तरह की ट्रेनिंग की, कैपेसिटी बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, तो उसको पूरा करने के लिए हर एक कोऑपरेटिव बैंक में BDPIC सेल और दूसरा PDC सेल, BDPIC सेल यानी बिजनेस डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट इनोवेशन सेल और दूसरा PDC यानी पैक्स डेवलपमेंट सेल, यानी उसमें पैक्स की तमाम तरह की जितनी आवश्यकताएं हैं ताकि वो अपने प्रोजेक्ट बना सकें, वो अच्छी और वायबल प्रोजेक्ट्स की और गतिविधियों की पहचान कर सकें, उसको सिलेक्शन कर सकें और उससे संबंधित उनको एक्सपोजर विजिट या दूसरी तरह की आवश्यकताएँ, प्लस पैक्स में उनको डोर स्टेप पे, ग्रामीण क्षेत्र में डोर स्टेप पे अगर बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करानी है तो माइक्रो ATM की सुविधा या पॉइंट ऑफ सेल जैसे डिजिटल इक्विपमेंट्स की सुविधा, इसके लिए जो है अनुदान के रूप में भी सहायता प्रदान करता है। तो दो तरह से सहायता हो गई कि एक कंसेशनल रिफाइनेंस की और दूसरी ग्रांट के रूप में उनके डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए, उनकी ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और दूसरी तरह की तमाम जो सहायता उनको चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वो सारे गतिविधियाँ उसमें शामिल है। चलिए, ये तो रही नाबार्ड की भूमिका और आगे बढ़ते हैं। सुचेता जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि 1 लाख तो केवल पैक्स की संख्या बताई आपने, इनको कैसे सुदृढ़ किया जा रहा है, कैसे इनको और सशक्त बनाने की कोशिश, और इतने सारी बड़ी संख्या में देश भर में जो पैक्स हैं उनको आप लोग कैसे मॉनिटर कर पाते हैं कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं, कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रूरल इकोनॉमी में? जी, तो जैसा कि आपने ठीक बताया, लगभग 8 लाख सहकारी समितियों में से 1 लाख के करीब पैक्स हमारे देश में हैं। इन पैक्स से लगभग 13 करोड़ किसान सीधे जुड़े हुए हैं।
तो पैक्स के सशक्तिकरण के लिए, जैसा कि पहले सर ने भी बताया, सहकारिता मंत्रालय ने बहुत इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं। उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स इस प्रकार हैं कि जैसे पैक्स को, सारी बिजनेस एक्टिविटी को कंप्यूटराइज किया जा रहा है। सो पैक्स कंप्यूटराइजेशन एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो सहकारिता मंत्रालय ने उठाया है। इसके अलावा पैक्स को मॉडल बायलॉज के थ्रू डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने सशक्त बनाया है। पैक्स अब 25 से अधिक आर्थिक गतिविधियां कर सकते हैं, जिसमें डेयरी की एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं, फिशरी की एक्टिविटी कर सकते हैं, ग्रेन स्टोरेज कर सकते हैं, प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं एंड सो ऑन। इस तरह से 25 से भी अधिक आर्थिक गतिविधियां हैं जो पैक्स अब अपना सकते हैं। तो उनकी जो एक तरीके से बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर मंत्रालय का फोकस रहा है, ताकि पैक्स को अल्टरनेटिव रेवेन्यू स्ट्रीम पैक्स के लिए क्रिएट किए जा सकें, जिससे पैक्स की आर्थिक सुदृढ़ीकरण भी सुनिश्चित किया जा सके। जब पैक्स सुदृढ़ होंगे फाइनेंशियल रूप से, जब वो सशक्त हो जाएंगे, तो उनसे जुड़े हुए छोटे और सीमांत किसान जो हैं उनका भी सशक्तिकरण हम सुनिश्चित कर पाएंगे। इसके अलावा पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोलने के लिए सक्षम बना दिया गया है। पैक्स अब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के रूप में भी काम कर रहे हैं, जिससे वो ग्रामीण आबादी को सस्ती जेनेरिक क्वालिटी मेडिसिन अब प्रदान कर पा रहे हैं। पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी काम कर रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटर से पैक्स 300 से अधिक जो ई सेवाएं हैं वो आम नागरिकों तक पहुंचा पा रहे हैं। हमारे 40,000 से भी अधिक पैक्स ऐसे हैं आज की तारीख में जो CSC के रूप में काम करना शुरू कर चुके हैं। 36,000 से अधिक पैक्स ऐसे हैं जो किसान समृद्धि केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं। 2,500 के करीब पैक्स को जन औषधि केंद्र खोलने के लिए प्राथमिक अनुमोदन भी दिया जा चुका है सरकार के द्वारा। तो इस तरीके से पैक्स के आर्थिक कार्यकलापों में विविधीकरण लाने के लिए सरकार ने बहुत इम्पोर्टेंट ये इनिशिएटिव्स उठाए हैं। और बहुत सारे हमारे पैक्स, जैसा मैंने आपको नंबर्स भी बताया, पैक्स ने बहुत ही एंथुजियास्टिकली इन एक्टिविटीज़ को टेकअप भी किया है और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देख पा रहे हैं। पैक्स, हमारे बहुत सारे पैक्स हैं जो आज सिर्फ क्रेडिट नहीं और भी मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में वो उभर कर आए हैं। वो मल्टी डायमेंशनल और मल्टीपर्पज़ आज बन गए हैं। तो अब इस अभी तक की चर्चा से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये समझ में आई कि पैक्स के पास फ्लैक्सिबिलिटी है किसी भी तरह के बिजनेस एंटिटी की तरह काम करने की, और साथ ही साथ चूँकि वो पहले क्रेडिट दिया करते थे तो बैंकिंग जो कि बाकी जो बैंक की शाखाएं नहीं कर सकती वो भी कर सकते हैं। तो एक तरह से उनके दोनों हाथों में लड्डू कहा जा सकता है। मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के उस पार जब हम आएंगे तो कैसे इनका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज किया जा रहा है उसको हम समझेंगे श्री रामकृष्ण जी से। आप देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम सहकार से समृद्धि। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सहकार से समृद्धि, हमारा खास कार्यक्रम जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं ये समझने की कि ये जो नया मंत्र है सहकारिता का, वो जो केवल कुछ राज्यों में केंद्रित था, कैसे उसको डेमोक्रेटाइज किया जा रहा है और नए सहकारिता मंत्रालय के जरिए कैसे देश के हर कोने में सहकारिता आंदोलन को और भी मजबूत बनाने पर काम किया जा रहा है। और इस वक्त मेरे साथ कुमार रामकृष्ण जो कि डिप्टी सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में, वो बने हुए हैं, संजय कुमार गुप्ता जी CM नाबार्ड, और सुचित्रा शर्मा जी जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं सहकारिता मंत्रालय में। आप तीनों ही मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत। रामकृष्ण जी, आपसे अब हम समझना चाहेंगे कि पैक्स को आप किस तरह से बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज प्रदान कर रहे हैं और कैसे वाकई उनको विकास का एक नया हथियार, नया केंद्र बिंदु बनाने की तैयारी है आगे चल करके भविष्य। जी सबसे मैं इससे प्रमुख बात बताना चाहूँगा कि हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री जी भी सहकारिता आंदोलन से जुड़े रहे हैं। तो उसका हमें लाभ मिला और इसके विस्तार और गहनता को बढ़ाने के लिए कार्य किया गया। जो एक प्रोजेक्ट है पैक्स कंप्यूटराइजेशन का प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि उस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो हमारी सारी गतिविधियाँ भौतिक रूप से होती थी, फिजिकल रूप से होती थी, वो सारी अब ई-पैक्स के माध्यम से होंगी। आज जो देश में 1 लाख पैक्स हैं, उसमें जो प्रारंभिक रूप से जो
कार्यरत हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, वो लगभग 67-68 हज़ार को हमने इसमें चुना हुआ है और काफ़ी प्रगति हुई है। लगभग 55 हज़ार में हार्डवेयर जा चुके हैं और वहाँ पर जो है लगभग 40 हज़ार के आसपास ऑलरेडी उनका काम ERP की ओर बढ़ चुका है। तो जो पैक्स हैं वो इस कंप्यूटरीकरण के माध्यम से, ERP सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जो कि उन्हें बहुउद्देश्य बनने में पूरी मदद करता है। कोई उसमें ऐसी सीमा ही नहीं है कि आप ये काम नहीं कर सकते। जो भी नया काम, अगर आगे चल के पैक्स को बैंगल का भी काम करना है महिलाओं को, तो वो भी कर सकते हैं। पैसेजेस को जोड़ सकते हैं, कुछ भी, मतलब उसको जोड़ सकते हैं। ये एक ऐसा चीज़ आपके लिए बन गया जो आपके लिए पूरी दुनिया खोल दी है इस कंप्यूटराइजेशन ने। और ये जनवरी तक हम कंप्लीट कर पाएंगे जो ये लक्ष्य है हमारा कि हम मार्च के अंत तक इसको हम लक्ष्य पूरा कर ले। जनवरी से पहले हम चाह रहे हैं कि हम कुछ ट्रायल रन करें कुछ राज्यों में, ताकि उससे हम सीख लें और वो सीख हमें जो पूरे देश व्यापी रूप में जब हम करें तो त्रुटि रहित हम इस कार्य को कर सकें, ये हमारा उद्देश्य है। अब ये हमें नाबार्ड से जोड़ता है पैक्स कंप्यूटराइजेशन, जिला सहकारी बैंक और आपके राज्य सहकारी बैंक। साथ ही साथ जो अन्य फेडरेशन है, विपणन के हैं, मार्केटिंग के हैं, उपभोक्ता हैं, चूँकि वो सारे FPOs हैं, वो सारे एक दूसरे के साथ नॉमिनल, जैसा क्लास B सदस्य उन्होंने बताया, वोटिंग राइट नहीं रहते हुए भी नॉमिनल सदस्य बन करके इस आंदोलन की जो रेंज और डेप्थ है वो दोनों पे काम हो रहा है। अब हम क्या करें, एक और चीज़ हो रहा है कि हम 2 लाख नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्यिकी का भी गठन करने जा रहे हैं और इसके लिए माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने एक मार्गदर्शिका, मतलब 1 लाख से अतिरिक्त 2 लाख, मतलब 3 लाख हो जाएंगे। इसका उद्देश्य ये है कि भारत में 2,70,000 ग्राम पंचायत कंप्यूटरीकरण जो हम कर रहे हैं उसमें लगभग 70,000 के आसपास भागीदार हो रही है। जी 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 जी। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पैक्स हैं तो सही, लेकिन उनकी जो उपस्थिति है, कार्य प्रणाली है, वो अभी नाबार्ड उसको ऑडिट कर रहा है। तो ये लगभग 2 लाख की सीमा ऐसी है जो हमें ऐसा, अगर हम देखें अंकगणित को, 2 लाख नहीं जिनकी आवश्यकता है। जी जी जी। तो अगर हम 2 लाख जहाँ पे दूध की बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं तो उनको मल्टीपर्पस अगर हम बनाते हैं तो वो ऋण का काम भी कर सकते हैं। गुजरात में सहकारिता में सहकार का आंदोलन चल रहा है। अब इसमें क्या है कि वो जो दूध की समितियां हैं वो बैंक मित्र बन गई, अब वो ऋण का भी काम कर रही हैं और वो कमीशन भी कमा रही हैं। तो अब जैसे कुछ ऐसे राज्य हैं, आंध्रा है, केरला है, जहाँ पे मत्स्यिकी बहुत अच्छी तरीके से कार्य करेगी। तो जब ये नेशन वाइड लॉन्च होगा तो वहाँ के मत्स्य सहकारी समितियां भी जुड़ेंगी। तो इस प्रकार से होगा कि पूरे देश में ये तीनों समितियां 2 लाख के आसपास हम अगले 4-5 साल में बनाएंगे और इसमें हमें राज्यों का पूर्ण सहयोग है। राज्य के स्तर पर एक स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी होती है जो कि मुख्य सचिव इसकी अध्यक्षता करते हैं। जिला स्तर पर चूँकि जिला कलेक्टर अध्यक्ष होते हैं तो उनकी अध्यक्षता में एक DCDC कमेटी है और साथ ही साथ उनके नीचे एक उप समिति बनाई है, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, और इसमें वो सारी पूरा जिला का सहकारिता तंत्र जी 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 जी, जो जिला का सहकारी बैंक का अध्यक्ष है, जो डेयरी का संघ का अध्यक्ष है, उसका MD है, जो मत्स्यिकी का अधिकारी है, जो जिला सहकारिता अधिकारी है, रजिस्ट्रार, वो सभी इससे जुड़े हुए हैं। तो ये आपने एक तरह से देखा होगा कि पिछले 3 साल में इस सहकारी आंदोलन को एक ऊर्जा देने का काम किया है और आगे चल के अमृतकाल में भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 50% हिस्सेदारी के कार्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो कृषि क्षेत्र है उसका योगदान जो लगातार घट रहा है उनको हम कैसे फॉरवर्ड लिंकेज करें, कैसे किसानों को उद्योग के साथ जोड़ें, वो एक बड़ी बात है। चलते चलते समय मेरे पास मेरे ख्याल से 2 मिनट का रह गया है। संजय जी, अब ये हमें बताएं कि बहुत सारे राज्यों में सहकारिता बहुत सफल रही है। आप दूसरे जो थोड़ा राज्य पीछे रह गए हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, उन पैक्स को, आप लोग कैसे पैक्स को मदद कर रहे हैं और ज़्यादा मॉडर्न होने में? जो मैंने पहले बताया उसके अतिरिक्त ये जो पैक्स कंप्यूटराइजेशन की जो परियोजना है ये मूल रूप से ये फाउंडेशन है ताकि ये डिजिटल वे पे आ सकें और दूसरे जो कंपटीटर्स हैं उनका जो डिजिटल वेज है, एफिशिएंट वेज है, तो ये भी एफिशिएंट बन सके। इनकी कार्य प्रणाली, ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो पहले से ज़्यादा ठीक हो, टाइम कम लगे और किसानों का भी टाइम बचे। जो भी सेवा वो अवेल करना चाहते हैं इन पैक्स से वो सब वो उनको जल्दी से हो। लेकिन इसके साथ साथ ये जो पैक्स को अगर ट्रूली मल्टीपर्पज़ सेंटर एंड वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ पैक्स वो बनाना है ताकि किसानों की सारी आवश्यकता पैक्स के माध्यम से ही पूरी हो। तो इसके लिए नाबार्ड इनको कॉमन सर्विस सेंटर का जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ में इस सॉफ्टवेयर को डोवेटेल कर रहा है।
इसको उसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस के साथ में, पॉइंट ऑफ सेल से, और जो हायर टियर के जो बैंक है डीसीसीबी और एसटीसीबी उनके जो सीबीएस सिस्टम है उसके साथ भी इसको जोड़ा जाएगा, ताकि सीमलेस वे में इस पे पैक्स से सेवा उपलब्ध हो सके और बैंकों से रिलेटेड काम भी पैक्स के माध्यम से हो सके। और ई-केसीसी का एक पोर्टल नाबार्ड बना रहा है जिसको कि ई पैक्स के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा, और केसीसी के लिए वो घर बैठे ही किसान आवेदन कर सकेंगे इस ई पैक्स के माध्यम से। और स्टेट के जो यूटिलिटी पोर्टल्स हैं, जैसे अपने नागरिकों के लिए हर एक स्टेट अपनी अलग अलग तरह की पोर्टल्स और यूटिलिटी बना रहा है, उसके साथ भी इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, ताकि जो किसान है, जो मेंबर है, उनकी सारी की सारी नागरिक सुविधाएं और सेवाएं और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका भी लाभ सीधे ई पैक्स के माध्यम से, इंटीग्रेशन के माध्यम से ये उठा सकें। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि ये पैक्स आगे कैसे बढ़ेंगे और मल्टीपर्पज सोसाइटी कैसे बनेंगे, तो इसके लिए एक 3 डायमेंशनल मॉडल नाबार्ड उस पर काम कर रहा है कि एक तो गवर्नमेंट लेड जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे गवर्नमेंट ने कई सारी एक्टिविटीज़ खोली हैं, जन औषधि केंद्र करना है, पानी समिति, उसके साथ साथ जो वहाँ की लोकल नेचुरल रिसोर्सेज है उसका दोहन और उसमें वैल्यू एडिशन पैक्स के माध्यम से कैसे हो, ताकि जो किसान अगर प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी करके सीधा अपने फसल को बेच रहा है या अपनी जो भी वहाँ की लोकल संसाधन है उससे क्या अच्छे वैल्यू एंड नीश प्रोडक्ट बन सके, ताकि उसका दाम अच्छा मिले, पैक्स उसको वैल्यू एडिशन करे और किसान को, मेंबर्स को उसका ज़्यादा फायदा हो और उनकी इनकम उससे बढ़े। तो ये सब के ऊपर, और उसके बाद में जो है मेंबर की जितनी इकोनॉमिक आवश्यकताएं हैं उसमें पैक्स कितना ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार हो सकता है, इस मॉडल के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और इसके लिए हम एक पैक्स एक्सेलरेटर जो है हमने स्कीम बनाई है नाबार्ड के अंदर, और इसमें जो पैक्स अग्रणी पंक्ति में है उनको इस माध्यम से ला रहे हैं इंटीग्रेशन और उसके साथ में, और इस तरह से ये ट्रूली वन स्टॉप सोल्यूशन ग्रामीण लोगों के लिए, किसानों के लिए काम कर पाएंगे। पैक्स बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी आपने यूज़ की जो कि हम स्टार्टअप इकोसिस्टम यूज़ करते हैं कि आप एक्सेलरेटर का काम कर रहे हैं, वन स्टॉप सोल्यूशन है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो पूरा डिजिटाइजेशन हो रहा है या जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वो ज़रूर रूरल इकॉनमी में, और जब तक वाकई देश की रूरल इकॉनमी नहीं मजबूत होगी तब तक हम सभी को एक साथ आगे नहीं ले जा पाएंगे। मेरे पास वक्त इतना ही है, तो हम फिर किसी दिन मिलेंगे, आप सभी लोगों से चर्चा करेंगे, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुमार रामकृष्ण जी, बहुत शुक्रिया। 30 सेकंड का मेरा क्लोजिंग रिमार्क्स रहेगा जी प्लीज़, कि हम अब विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की ओर जा रहे हैं, तो ऐसे में हमारा आग्रह रहेगा कि जितने हमारे सहकारिता क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं जी वो उस आंदोलन में सच से जुड़ जाएं। अगला वर्ष हमारा होगा और पूरे विश्व में हम सहकारिता आंदोलन को मजबूत करेंगे। अब वैश्विक स्तर पर हम बहुत सारे काम कर रहे हैं जो हम इस प्रोग्राम में डिस्कस नहीं कर पाए, हम जरूर करेंगे अगले अंक में। संजय जी बहुत धन्यवाद, सुचेता जी बहुत बहुत शुक्रिया, रामकृष्ण जी आपका शुक्रिया। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।